इस चर्चा में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे शासक के जीवन और समय में उतर रहे हैं जिनका नाम अक्सर महानता और रहस्य दोनों से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ बिल्कुल, वो शख्सियत जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। जी वही, जिसे हम भारत का पहला बड़ा एकीकृत साम्राज्य मानते हैं। और जानकारी भी देखिए कई तरह की है हमारे पास, जो स्कूल कॉलेज की इतिहास की किताबें हैं, जैसे एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर। हाँ, इग्नू का मटेरियल भी है। बिल्कुल। और फिर जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें जरा अलग किस्से मिलते हैं। और यूनानी विवरण भी, जैसे मेगस्थनीज का, वो तो काफी दिलचस्प है। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर चंद्रगुप्त के शासन की क्या कहते सबसे जरूरी बातें समझें। मतलब वो सत्ता तक कैसे पहुंचे, उनका राजकाज कैसा था, कौन सी लड़ाइयां जीती, और हाँ, उनकी विरासत क्या है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर। वो चंद्रगुप्त की शुरुआत ही थोड़ी धुंधली सी है ना? अलग अलग स्रोत हैं और कहानियां भी अलग अलग। हाँ, ये बात है। जैसे जैन ग्रंथ हैं, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, ये बाद का है, 12वीं सदी का, पर पुरानी बातों पर आधारित है। वो कहते हैं कि वो मगध के ही थे, कोई साधारण परिवार। कुछ मानते हैं कि नंद राजा की एक उपपत्नी थी मुरा, उनके बेटे थे, शायद इसीलिए मौर्य नाम पड़ा। या फिर पुराणों में शूद्र पृष्ठभूमि का भी जिक्र है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए तो बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे महावंश, वो उन्हें पिपलेवन इलाके के मौर्य कबीले का क्षत्रिय बताते हैं। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बहस नहीं है, जैसा आर.एस. शर्मा या रोमिला थापर जैसे इतिहासकार बताते हैं, ये उस समय की सामाजिक उथल पुथल को दिखाता है। अच्छा, कैसे? मतलब क्या सत्ता के लिए सिर्फ शाही खून ही जरूरी था, या फिर काबिलियत और मौका ज्यादा मायने रखते थे? ये सवाल मौर्य शक्ति का आधार समझने के लिए बहुत अहम है। दिलचस्प। और ये सब हो कब रहा था? उत्तर पश्चिम भारत में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। हाँ, सिकंदर के हमले के ठीक बाद का समय। जी, सिकंदर का हमला हुआ 326 ईसा पूर्व में, और फिर उसकी मौत हो गई 323 ईसा पूर्व में। तो वहां एक तरह का खालीपन आ गया था। यूनानी इतिहासकार जस्टिन तो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने इसी मौके का फायदा उठाया, पंजाब में अपनी सेना बनाई, और जो यूनानी गवर्नर थे वहां, जैसे निकानोर और फिलिप, उन्हें हराया या शायद मार ही डाला। हाँ, वो इलाका नियंत्रण से बाहर हो रहा था यूनानियों के। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है चाणक्य की। हाँ, चाणक्य, तक्षशिला के वो मशहूर ब्राह्मण विद्वान, जिनके बारे में कहा जाता है कि नंद राजा धनानंद ने उनका अपमान किया था। जी, ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। संस्कृत नाटक है मुद्रा राक्षस, और जैन कथाएं भी हैं। वो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बचपन में देखा, शायद जानवर चराते हुए, उसकी प्रतिभा पहचान ली, उसे गोद लिया और तक्षशिला ले गए। हाँ, और वहां उसे शासन कला, युद्ध नीति सब सिखाया। ये गुरु शिष्य की जोड़ी तो कमाल की है भारतीय इतिहास में। सही कहा। और देखिए, चाणक्य की भूमिका सिर्फ एक टीचर की नहीं थी, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। उन्होंने गठबंधन बनाए, जैसे वो हिमवतकूट के राजा थे पर्वतक, उनके साथ। अच्छा। उपेंद्र सिंह बताती हैं कि उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और जासूसी का भी खूब इस्तेमाल किया। मतलब सिर्फ सीधी लड़ाई नहीं? बिल्कुल नहीं। इग्नू की सामग्री भी बताती है कि शुरू में शायद कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व ने मिलकर आखिरकार लगभग 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर ही लिया, और इस तरह नंद वंश का अंत हुआ। ये दिखाता है कि कैसे सही मार्गदर्शन और महत्वाकांक्षा मिलकर पूरा इतिहास बदल सकते हैं। तो सत्ता मिल रही, अब इतने बड़े इलाके को संभालना था। हाँ, उनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो कैसा था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेगस्थनीज और एनसीईआरटी की किताबें बताती है कि ये काफी हद तक केंद्रीकृत था, मतलब सेंटर से कंट्रोल ज्यादा था। और नौकरशाही पर आधारित। जी हाँ, एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी थी। और इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है, उनकी झलक साफ दिखती है। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, है ना? जैसे उत्तरापथ, अवंती। हाँ बिल्कुल, बड़े प्रांत थे, फिर प्रांतों को जिलों में बांटा गया, जिन्हें प्रदेश कहते थे, और जिले फिर गांव में। एक पूरी हायरार्की थी। और अधिकारी किस तरह के लोग थे? ये मंत्री भी हो सकते थे या प्रांतों के गवर्नर भी। अच्छा। फिर अमात्य थे, जो आज के सचिवों जैसे काम करते थे, और गांव के लेवल पर ग्रामिक यानी मुखिया। और इन सब के ऊपर जाहिर है चाणक्य तो प्रधानमंत्री थे ही, और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी, मतलब मंत्रियों का एक समूह। हाँ,
हाँ, सुनने में तो ये बहुत सेंट्रलाइज्ड लगता है, ऊपर से नीचे, लेकिन मेगास्थनीज पाटलिपुत्र शहर के प्रशासन के बारे में जो बताते हैं, वो इसकी जटिलता दिखाता है। पाटलिपुत्र का प्रशासन, उसमें क्या खास था? सोचिए, शहर को चलाने के लिए 6 अलग-अलग समितियां थीं, हर एक का अपना काम। 6 समितियां? जैसे एक उद्योगों के लिए, एक व्यापार के लिए, एक विदेशियों की देखभाल के लिए, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखने के लिए भी एक अलग समिति थी। अरे वाह! और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये एक बेहद व्यवस्थित, मतलब वेल मैनेज्ड महानगर था। सही बात है। ये दिखाता है कि कितने बड़े पैमाने पर संगठन की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। और इतने बड़े संगठन को बनाए रखने के लिए जाहिर है ताकत भी चाहिए थी। सेना के बारे में क्या पता है? सेना तो बहुत विशाल थी। आर.एस. शर्मा इसका जिक्र करते हैं, और रोमन इतिहासकार प्लिनी ने जो लिखा है वो तो हैरान करने वाला है। क्या लिखा है प्लिनी ने? उनके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। 6 लाख? हाँ, और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। 6 लाख पैदल सैनिक, ये तो आज के जमाने में भी बहुत बड़ी सेना है। सोचिए, उस जमाने में इतने लोगों को संगठित करना, उन्हें हथियार देना, खाना खिलाना, ये अपने आप में एक गजब का मैनेजमेंट रहा होगा। बिल्कुल। और सिर्फ सेना ही नहीं, अंदरूनी सुरक्षा के लिए जासूसों का भी एक बड़ा नेटवर्क था। पूरा साम्राज्य निगरानी में रहता था। लेकिन यहाँ रोमेला थापर एक जरूरी बात जोड़ती हैं। क्या? वो कहते हैं कि ये प्रशासन शायद पूरी तरह से ऊपर से नीचे चलने वाला, मतलब टॉप डाउन नहीं था। इसमें केंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तता दोनों का मिश्रण था। अच्छा, जैसे प्रांतों में अक्सर राजकुमारों को गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, जिन्हें कुमार कहते थे, और उन्हें अपने इलाके में फैसले लेने की काफी हद तक छूट होती थी। तो मतलब केंद्र से नीतियां बनती थीं, पर लागू करने में स्थानीय स्तर पर कुछ लचीलापन था। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। ये केंद्रीकरण और स्थानीय नियंत्रण का एक सोचा समझा संतुलन लगता है, सिर्फ एक तरफा हुक्म नहीं। शायद इसीलिए ये व्यवस्था ज्यादा टिकाऊ भी बनी। इसकी तुलना शायद फारसी क्षत्रपों या यूनानी नगर राज्यों से की जा सकती है। हाँ, कुछ हद तक। तो प्रशासन तो ठीक था, लेकिन साम्राज्य इतना बड़ा बना कैसे? इसमें लड़ाइयों का तो बड़ा हाथ रहा होगा। जाहिर है, चंद्रगुप्त ने कई अहम लड़ाइयां लड़ी। सबसे पहले तो वो नंदों को उखाड़ने का ही लंबा संघर्ष था। उसमें गोरिल्ला युद्ध भी हुआ, पाटलिपुत्र की घेराबंदी भी हुई। हाँ, वो आसान नहीं रहा होगा। फिर उत्तर पश्चिम में जो यूनानी क्षत्र बच गए थे सिकंदर के जाने के बाद, उनसे निपटना पड़ा। निकानोर, फिलिप, इनको हराया। ये करीब 317 से 312 ईसी पूर्व के बीच हुआ। और शायद सबसे मशहूर लड़ाई वो सेल्यूकस के साथ हुई थी, है ना? हाँ, सेल्यूकस प्रथम निकेटर, वो सिकंदर का ही एक सेनापति था, जिसने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये लड़ाई कब हुई, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध? ये करीब 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच हुई मानी जाती है। और नतीजा क्या रहा? नतीजा ये हुआ कि एक संधि हुई, और ये संधि चंद्रगुप्त के लिए काफी फायदेमंद रही। अच्छा, क्या मिला उन्हें? यूनानी इतिहासकार हैं एपियन और स्ट्रैबो, वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त को सिंधु नदी के पार का एक बहुत बड़ा इलाका मिल गया, जिसमें आज का कंधार यानी अराकोसिया, बलूचिस्तान का हिस्सा यानी गेड्रोसिया और काबुल घाटी यानी परोपनीस्ते, ये सब शामिल थे। ये तो बहुत बड़ा इलाका है। हाँ, बहुत बड़ा। और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। 500 हाथी? जी, जो उस जमाने की लड़ाइयों में बहुत कीमती माने जाते थे। तो ये तो एक तरह की कूटनीतिक जीत भी हुई। बिल्कुल। इसे अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने न सिर्फ मौर्य साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को एकदम सुरक्षित कर दिया, बल्कि यूनानी दुनिया के साथ सीधे रिश्ते भी कायम हो गए। हाँ, और शायद इसी संधि को मजबूत करने के लिए एक शादी भी हुई थी। हाँ, माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी या किसी करीबी रिश्तेदार से शादी की, एक तरह का वैवाहिक गठबंधन। और मेगास्थनीज, वो कब आए? वो इसी संधि के बाद राजदूत बनकर पाटलिपुत्र आए थे, और उन्होंने ही अपनी मशहूर किताब इंडिका लिखी। अफसोस कि वो पूरी नहीं मिलती आज, बस उसके टुकड़े ही मिलते हैं जो बाद के लेखकों ने कोट किए हैं। इस संधि के अलावा क्या साम्राज्य और भी फैला? हाँ, जैन ग्रंथ इशारा करते हैं कि उनका साम्राज्य दक्षिण में भी फैला था, शायद कर्नाटक तक। तो कुल मिलाकर कितना बड़ा हो जाता साम्राज्य? अंदाजा लगाई, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, और दक्षिण में दक्कन के कुछ हिस्सों तक, करीब 50 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका। बाप रे! इसमें बस सुदूर दक्षिण और शायद उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से ही शामिल नहीं थे। जी।
इतना विशाल फैलाव, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखिए, आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार गंगा के मैदानों में जो लोहे के भंडार थे उनको और युद्ध में हाथियों के कुशल इस्तेमाल को इसका श्रेय देते हैं। अच्छा। वहीं रोमेला थापर इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हैं। वो मानती हैं कि ये ज्यादातर एक रक्षात्मक विस्तार था, मतलब अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करने की कोशिश। एक बात और, आपने सेल्यूकस वाली शादी का जिक्र किया। क्या चंद्रगुप्त ने और भी ऐसे बड़े वैवाहिक समझौते किए थे? दिलचस्प बात यह है कि सेल्यूकस वाली संधि के अलावा किसी और बड़े वैवाहिक गठबंधन का जिक्र कम ही मिलता है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? शायद ये दिखाता है कि वो पारंपरिक गठबंधनों पर उतना निर्भर नहीं थे जितना चाणक्य की सैन्य और कूटनीतिक चालों पर भरोसा करते थे। मतलब ताकत और रणनीति पर ज्यादा जोर था। ठीक है, अब युद्ध और प्रशासन से थोड़ा हट के बात करते हैं, धर्म की। किसी भी शासक के जीवन में धर्म का अहम स्थान होता है। चंद्रगुप्त के मामले में क्या तस्वीर है? यहाँ भी थोड़ी अलग अलग बातें सामने आती हैं। अच्छा। इन ग्रंथ हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। क्या कहानी? उनके मुताबिक अपने जीवन के आखिरी दिनों में, मतलब करीब 297 ईसा पूर्व के आसपास, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था। सच में? हाँ, कहानी तो यही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं कि उन्होंने राजपाट भी छोड़ दिया, सिंहासन त्याग दिया। जी। और जैन संत थे भद्रबाहु, उनके साथ वो दक्षिण भारत चले गए, श्रवणबेलगोला, जो आज कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला? हाँ, सुना है। कहा जाता है कि वहीं पर उन्होंने सल्लेखना का पालन किया। सल्लेखना मतलब वो उपवास करके प्राण त्यागने की जैन प्रथा। हाँ, वही। और वहाँ जो चंद्रगिरी पहाड़ी है उसका नाम भी कहते हैं उन्हीं के नाम पर पड़ा है। ये तो बड़ी नाटकीय कहानी है, लेकिन क्या इतिहासकार इसे मानते हैं? यहीं पर थोड़ा मतभेद है। आर.एस. शर्मा जैसे कई विद्वान इसे बाद में जोड़ी गई कहानी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, जैसे कोई शिलालेख हो या सिक्का जो इस बात की पुष्टि करे कि उन्होंने सच में जैन धर्म अपना लिया था या सल्लेखना की थी। तो फिर क्या माना जाए? दूसरी तरफ रुमला थापर जैसे इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि चंद्रगुप्त की नीति शायद धार्मिक सहिष्णुता की रही होगी। सहिष्णुता मतलब हो सकता है उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक जैसे उस समय के जो दूसरे गैर वैदिक संप्रदाय थे उन सबको संरक्षण दिया हो। किसी एक के प्रति ज्यादा झुकाव ना दिखाकर सबको साथ लेकर चले हों। अच्छा, ये भी एक संभावना है। और यही एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये उनका निजी धर्म परिवर्तन था, अगर हुआ भी तो, या ये राज्य की एक नीति थी जिसके तहत सभी प्रमुख धर्मों को जगह दी जा रही थी? हाँ, ये अहम सवाल है। एनसीईआरटी की किताबें भी शायद इसी तरफ इशारा करती हैं कि चंद्रगुप्त ने गैर वैदिक धर्मों को भी संरक्षण दिया, जो उनके पोते अशोक की नीति से थोड़ा अलग था, क्योंकि अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ साफ दिखता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मौर्य साम्राज्य कम से कम चंद्रगुप्त के समय में धार्मिक रूप से काफी विविध था और शायद सहिष्णु भी। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही व्यावहारिक चीज पर, पैसा। इतने बड़े साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा प्रशासन, ये सब चलता कैसे था? टैक्स व्यवस्था कैसी थी? हाँ, जाहिर है टैक्स तो बहुत जरूरी थे और मौर्यों की कर व्यवस्था काफी विकसित थी। मुख्य टैक्स क्या था? सबसे मुख्य टैक्स जमीन पर लगने वाला लगान था, जिसे भाग कहते थे। भाग कितना होता था ये? अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो ये उपज का 14 से लेकर 16 हिस्सा तक होता था, मतलब पैदावार का चौथा या छठा हिस्सा। ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा भी कई तरह के टैक्स थे, जैसे एक बलि का जिक्र आता है। ये शायद एक तरह की भेंट या नजराना होता था जो लोग राजा को देते थे। अच्छा। एक हिरण्य नाम का टैक्स था, शायद ये नकद में लिया जाता था, सोने या चांदी के रूप में। और अगर सरकार सिंचाई की सुविधा देती थी, जैसे नहरें वगैरह बनवाती थी, तो उसके लिए अलग से पानी का टैक्स लगता था। उदक भाग कहते थे इसे। ये उपज का 15 से 13 तक हो सकता था, यानी सुविधाओं के बदले टैक्स। हाँ, और व्यापार पर भी टैक्स था। आमतौर पर सामान की जो कीमत होती थी उसका 10%। मेगस्थनीज ये भी बताते हैं कि टैक्स वसूलने के लिए वजन और माप के मानक तय थे और अधिकारी बाकायदा मूल्यांकन करते थे। मतलब एक पूरी व्यवस्था थी। इसका मुखिया कौन होता था? इस पूरी टैक्स व्यवस्था का जो मुखिया होता था उसे समाहर्ता कहते थे। आज के कलेक्टर जनरल जैसा समझ लीजिए। क्या सबको टैक्स देना पड़ता था या कुछ छूट भी थी? आर.एस. शर्मा बताते हैं कि कुछ लोगों को, जैसे ब्राह्मणों को, टैक्स में छूट मिलती थी, और अगर कभी अकाल पड़ जाए या कोई और मुसीबत आ जाए
तो किसानों को राहत भी दी जाती थी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, रोमिला थापर का मानना है कि हो सकता है नंदों के जमाने में टैक्स व्यवस्था थोड़ी ज्यादा सख्त या दमनकारी रही हो, लेकिन मौर्यों ने इसे ज्यादा व्यवस्थित और कुशल बनाया। कोई और खास टैक्स जिसका जिक्र मिलता हो? जी, इग्नू की सामग्री में कुछ और टैक्सों का जिक्र है, जैसे पिंड कर। ये शायद पूरे गांव पर लगने वाला एक इकट्ठा टैक्स था। और एक सीता का जिक्र है। सीता? हाँ, ये वो आय थी जो सीधे सरकारी जमीन मतलब क्राउन लैंड से होती थी। जाहिर है इससे काफी राजस्व आता होगा। तो इस सारे पैसे का होता क्या था? इसी पैसे से सेना का सारा खर्च चलता था, अधिकारियों को वेतन मिलता था, सड़कें बनती थीं, नहरें खुदती थीं और दूसरे जो भी कल्याणकारी काम होते थे वो सब इसी से होता था। ये एक जटिल आर्थिक मशीनरी थी जो पूरे साम्राज्य को चला रही थी। ठीक है, अब जरा उन ग्रंथों की बात करें जिनसे हमें ये सब जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के जमाने को समझने के लिए कौन से स्रोत सबसे अहम हैं? सबसे पहला नाम तो जाहिर है अर्थशास्त्र का आता है। हाँ, जिसे पारंपरिक तौर पर चाणक्य का लिखा माना जाता है। बिल्कुल, ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, सेना, कूटनीति, जासूसी, इन सब पर एक अद्भुत ग्रंथ है। हालांकि कुछ विद्वान जैसे पैट्रिक ओलिवेल मानते हैं कि इसका जो अंतिम रूप है वो शायद पहली से तीसरी सदी ईस्वी में तैयार हुआ। हाँ, इसकी तारीख को लेकर थोड़ी बहस है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार और एनसीईआरटी भी मानते हैं कि इसमें मौर्य काल की सोच और उनके तरीकों की गहरी छाप है। ये उस समय की व्यवस्था को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो अर्थशास्त्र तो हो गया एक। निश्चित रूप से ये उस तरह की केंद्रीकृत, व्यवहारिक और कभी-कभी थोड़ी निर्मम शासन प्रणाली का खाका पेश करता है जिसे मौर्यों ने अपनाया होगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उस युग की मानसिकता का आईना है। कथाएं संकलित हुई, उनमें उस दौर के समाज की झलकियां मिलती हैं। अच्छा। इसी तरह जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन है। ये हमें चंद्रगुप्त के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताता है, खासकर वो जैन धर्म अपनाने वाली कहानी। और मेगास्थनीज की इंडिका? हाँ बिल्कुल, इंडिका। भले ही पूरी किताब आज हमारे पास नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी लेखकों ने उसके जो हिस्से कोट किए हैं उनसे हमें मौर्य दरबार, पाटलिपुत्र शहर, भारतीय समाज, इन सब के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उपेंद्र सिंह एक और बात का जिक्र करती हैं, एक जीवंत मौखिक परंपरा का। मतलब बहुत सी बातें शायद कहानियों और किंवदंतियों के रूप में भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। सही है। तो अब आखिर में बात करते हैं चंद्रगुप्त के दरबार, उस समय के समाज और उनकी विरासत की। उनका दरबार कैसा रहा होगा? कौन लोग होते होंगे वहाँ? स्रोतों से जो अंदाजा लगता है, वहाँ सेना के बड़े अधिकारी होते होंगे, जाहिर है प्रशासक होते होंगे और विद्वान भी। चाणक्य वो थे ही प्रधानमंत्री। हाँ, वो तो थे ही। फिर महामात्रा और अमात्य जैसे बड़े अधिकारी। गुजरात के गवर्नर पुष्यगुप्त का नाम आता है, सेनापति होते थे। विदेशी राजदूत भी थे जैसे मेगास्थनीज। बिल्कुल। और विद्वान पुरोहित भी होते होंगे जो धार्मिक मामलों या ज्ञान विज्ञान पर सलाह देते होंगे। एक तरह का मिला जुला माहौल रहा होगा। और समाज कैसा था? अर्थव्यवस्था की बात करें तो यूनानी दुनिया के साथ व्यापार होता था। हमने सेल्यूकस वाली संधि की बात की ही। शराब, अंजीर जैसी चीजें बाहर से आने का जिक्र मिलता है। मेगास्थनीज ने दास प्रथा के बारे में कुछ लिखा था? हाँ, मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये पूरी तरह सही न हो सकता है बंधुआ मजदूरी जैसे रूप मौजूद रहे हों। और राजधानी पाटलिपुत्र, वो तो बहुत भव्य बताई जाती है। हाँ, मेगास्थनीज उसके विशाल लकड़ी के महल का जिक्र करते हैं और शहर की दीवारों पर बनी 570 मीनारों का। सोचिए कितना भव्य शहर रहा होगा। कमाल है। और फिर अंत कैसे हुआ? जैसा हमने पहले बात की, करीब 297 ईपू में चंद्रगुप्त ने सिंहासन छोड़ दिया। उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। और चंद्रगुप्त? जैन परंपरा के अनुसार वो श्रवणबेरगोला चले गए और वहीं चंद्रगिरी पहाड़ी पर सल्लेखना से उनकी मृत्यु हुई। तो सब कुछ समेटते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत क्या है? क्या छोड़कर गए वो? सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को पहली बार एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। एक झंडे के नीचे लाए। हाँ, एक मजबूत केंद्रीकृत शासन की नींव डाली। बिल्कुल। यकीनन उन्होंने बाद के भारतीय शासकों और साम्राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है आज के लिए? देखिए, आर एस शर्मा जैसे इतिहासकार इसे प्राचीन भारत में केंद्रीकरण का शिखर मानते हैं। एक ऐसी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और रोमिला थापर?
वो उनके द्वारा किए गए आर्थिक एकीकरण पर ज्यादा जोर देती हैं, जैसे एक जैसी टैक्स प्रणाली, व्यापार मार्गों का विकास, मानक माप-तौल। इन सब ने साम्राज्य को सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी जोड़ा। तो मतलब महत्वाकांक्षा, रणनीति और एकीकरण की एक असाधारण कहानी। हाँ बिल्कुल। और जब हम बाद के साम्राज्यों को देखते हैं, जैसे गुप्त काल, जो कि ज्यादा विकेंद्रीकृत था, तो चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का पैमाना और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक कह सकते हैं रसमयी सी पृष्ठभूमि से उठे और चाणक्य जैसे अद्भुत रणनीतिकार की मदद से शक्तिशाली नंदों को हराकर एक विशाल साम्राज्य बनाने में कामयाब हुए। हाँ, हमने उनके जटिल प्रशासन को देखा, उनकी सैन्य जीतों को, सेल्यूकस के साथ हुई उस अहम संधि को, उनकी धार्मिक नीति पर जो बहस है उसे भी समझा और उनकी विस्तृत टैक्स प्रणाली को भी जानने की कोशिश की। यहाँ रुककर एक बात सोचने वाली है क्या? कि एक व्यक्ति जिसकी शुरुआत इतनी अनिश्चित थी, वो कैसे इतने विशाल और इतने सुव्यवस्थित साम्राज्य की नींव रख पाया? क्या ये सिर्फ चाणक्य की रणनीति का ही कमाल था, या इसमें चंद्रगुप्त की अपनी दूरदृष्टि, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी इच्छा शक्ति, उसका भी उतना ही या शायद ज्यादा हाथ था? ये सोचने वाली बात है। मौर्य साम्राज्य के इस असाधारण कामयाबी के पीछे गुरु की बुद्धि और शिष्य की क्षमता का संतुलन कितना अहम था? ये सवाल हमें इतिहास के उस दौर पर और गहराई से सोचने को मजबूर करता है ना? बिल्कुल, एक बेहतरीन सवाल। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।